चलो स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने पीएच तक पढ़ा था। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि भाई 0 से लेके 14 तक यहाँ पे संख्याएं दी गई होती है। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ाई करेंगे कि भाई हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना पीएच उतना ही कम होगा। हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ अगर ज़्यादा तो पीएच उसकी कम, और किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा, ये फिक्स। कोई उदासीन विलयन है, ना तो अम्ल है ना तो क्षारक है, अगर उदासीन है तो उसकी पीएच का मान कितना होगा? 7। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, याद रखना, मोस्ट आईएमपी है, पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय विलयन होगा। याद रखना, 7 से कम, 7 से कम मतलब हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता ज़्यादा। और अगर पीएच का मान 7 से लेकर 14 तक है, 7 से बढ़ रहा है, तो वो कैसा होगा? क्षारक विलयन, जो क्षारक कहलाएगा। और अगर 7 है तो वो तो उदासीन ही होगा। ठीक है, अब देखो, अगर 7 से कम हो रहा है, इसका मतलब जो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता है उसमें वृद्धि हो रही है। अगर 7 से बढ़ रहा है, 7 से 8, 8 से 10, 10 से 12, तो इसका मतलब OH- की सांद्रता बढ़ रही है। ठीक है, तो आप इतना याद रखना, अगर 7 से कम हो पीएच तो वो अम्लीय सब कहलाएंगे, और 7 से ज़्यादा हो तो वो कहलाएंगे क्षारक। ठीक है, फिर नीचे एक सारणी दी गई है, वहाँ पे देखो सब दिए है आपको। लार के भाई खाने से पहले, खाने के बाद, फिर नींबू का रस, रंग रहित वातीय पेय, गाजर का, कॉफ़ी, टमाटर का, नल का, ऐसा सब। ठीक है, और नीचे दिया भी गया है कि देखो कि भाई जठर रस है। जठर रस यानी कि हमारी बॉडी में जो HCl की उत्पन्न होते हैं ना, तो उसकी पीएच आप देख सकते हो लगभग कितनी है? 1.2। ठीक है, फिर नींबू का रस, तो उसकी पीएच 2.2। फिर शुद्ध जल, उसकी पीएच कितनी है? 7। और अगर रक्त है तो 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी बोला मैंने, MgOH ट्वाइस, तो उसकी कितनी है? 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर विलयन है तो उसकी कितनी है? 14। ठीक है, आपको 1 मार्क्स में पूछा जाए कि भाई रुधिर की पीएच कितनी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कितनी है भाई? 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH ट्वाइस, उसकी पीएच तो आपको याद रखना पड़ेगा वो कितनी है? 10। ठीक है, चलो आगे। अब देखो कि भाई कोई भी अम्ल हो या तो क्षारक, उसकी शक्ति विलयन में H+ और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। वो कितना प्रबल है, कितना निर्बल है, उसमें सांद्रता आयन कोई भी है, H+ हो या तो OH, उसकी संख्या कितनी है उसके ऊपर निर्भर है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, जैसे कि 1 मोलर विलयन लीजिए, तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। दोनों की सांद्रता समान, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, दोनों का विलयन करोगे तो दोनों में जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे वो विभिन्न मात्रा में होंगे। ऐसा नहीं कि भाई दोनों में सेम होंगे। अब जिसमें अधिक H+ आयन उत्पन्न होते हैं वो अम्ल प्रबल अम्ल कहलाएंगे, और जिसमें कम H+ आयन उत्पन्न होंगे उसे दुर्बल अम्ल कहलाएंगे।
ठीक है। जिसमें H+ ज़्यादा वो प्रबल अम्ल, जिसमें H+ कम वो दुर्बल। ठीक वैसे ही जिसमें OH- कम तो वो प्रबल क्षारक, और जिसमें OH- ज़्यादा, सॉरी, जिसमें OH- जो आयन है वो ज़्यादा है तो प्रबल, अगर कम है वो दुर्बल। ठीक है, ये प्रबल और दुर्बल में आपको समझ में आ गया। देखो प्रबल में मैं कुछ उदाहरण आपको दे दूं कि भाई सांद्र HCl, सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3, ये सभी प्रबल अम्ल हैं। ठीक वैसे ही प्रबल क्षारक में सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सांद्र KOH और सांद्र CaOH- यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो यहाँ पे ये जो pH वाला है, ये मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई pH सूचक है उसका यूज़ सिर्फ अम्ल और क्षारक में ही किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में भी कहीं ना कहीं pH का महत्व बहुत है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भाई क्या महत्व है उसका। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन किया गया है कि भाई क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि भाई हमारा शरीर है ना वो 7 से लेके 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है, याद रखना ये। अगर हमारी बॉडी की pH 7 से लेके 7.8 तक है, उसके बीच ही कार्य करेगा। उससे कम होगा या तो उससे ज़्यादा होगा तो कुछ ना कुछ बीमारी होगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। सभी की कैपेसिटी pH की वैल्यू सब में अलग अलग होती, उसके हिसाब से अगर है तो वो वातावरण के प्रति अनुकूलित होकर रह सकता है। ठीक है, अगर कम या तो ज़्यादा हुई तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। वर्षा के जल की pH का मान जब 5.6 से कम हो जाती है तब वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। बारिश में जो जल बहता है और उसकी pH अगर 5.6 से कम हो गई तो फिर वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और वो अगर जल नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान भी कम होता है, और वही पानी अगर हम पिएंगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं ये pH भी हमारे ये दैनिक जीवन में उपयोगी है। अगर कम हो जाए या तो बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलो अब दूसरा पूछा गया है कि भाई आपको कि भाई आपके बगीचे की मिट्टी का pH क्या है। बगीचे है उसकी मिट्टी का pH जानना है। तो उसके लिए कुछ नहीं कि भाई कहीं से आप अलग अलग जगह पे से जो बगीचे है वो सभी बगीचे की मिट्टी को इकट्ठी करो। मिट्टी को इकट्ठी करके फिर उसमें थोड़ा जल मिलाओ, फिर जल मिला के उसको थोड़े टाइम हिलाओ, फिर सार्वत्रिक सूचक जो पत्र है उसकी मदद से आप उसकी pH जांच कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे बगीचे की मिट्टी को जो pH है वो जान सकते हो। ठीक है, चलो अब दूसरा महत्व है हमारे कि भाई हमारे पाचन तंत्र का pH कितना है। हमने कहा था जब मनुष्य में पाचन तंत्र का टॉपिक आया था तब हमने कहा था कि भाई हमारे आमाशय में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, और वो हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना ही भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, और जब अपचा होता है, जब खाना पाचन नहीं होता है
तब अधिक मात्रा में वो अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। और हम इस दर्द से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं? एंटासिड ऐसे क्षारकों का उपयोग करते हैं, ठीक है, जो हम एसिडिटी कहते हैं ना, वो एसिडिटी का मतलब क्या कि अगर ज़्यादा HCl उत्पन्न होगा तो पेट में जलन होगी और दर्द होगा। तो जो अम्ल ज़्यादा मात्रा में जितना उत्पन्न हुआ तो उसको तो कम करना ही पड़ेगा। तो ये कम करने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटासिड। हम इनो वगैरह सब पीते हैं ना, वो ये एंटासिड है, वो अम्ल की अत्यधिक मात्रा को क्या करता है? उदासीन। और इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि उसका रासायनिक फॉर्मूला है MgOH2, उसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, हमारे दांतों में जो सड़न होती है स्टूडेंट्स, हमारे दांतों में जो सड़न होती है उसमें कहीं ना कहीं ये pH की वजह से होती है। तो आप देखो कि अगर मुंह में pH का मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षयन प्रारंभ हो जाता है। याद रखना, हमारे मुंह में अगर pH का मान 5.5 से कम हो गया फिर दांत का क्षयन स्टार्ट होगा। हमारे दांतों का जो इनेबल बाहर का जो कवर है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, Ca3PO4 किसका बना है? कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि शरीर का सबसे कठोर है। देखो याद रखना, शरीर का सबसे कठोर अगर कोई अंग है तो वो है हमारे दांत, और वो किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट। ये पानी में तो कभी घुलेगा ही नहीं। और अगर pH का मान 5.5 से कम हो गया तो वो धीरे धीरे सड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और वो कैसे होंगे कि भाई मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। खाना खाने के बाद आप अच्छी तरह से मुंह धोगे नहीं तो उसमें कई बैक्टीरिया, कई कीटाणु ऐसे हो गए जो क्या करते हैं कि भाई उसका निम्नीकरण करते हैं और क्या करेंगे? वो अम्ल उत्पन्न करेंगे, ठीक है। और ये निम्नीकरण अगर आपको रोकना है तो क्या करना है? भाई भोजन के बाद मुंह साफ करना पड़ेगा। खाना खाओ तो आप खाना खाने के बाद पानी की मदद से आप अपना मुंह साफ कर लो, ठीक है। और मुंह की सफाई करने के लिए हम हर रोज़ सुबह जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो अम्ल की अत्यधिक मात्रा को क्या कर देते हैं? उदासीन करते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है, ठीक है। सुबह हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, वो टूथपेस्ट यूज़ करने का काम क्या? देखो आप वो चखोगे ना तो कहीं ना कहीं वो कड़वी या तुरी लगेगी आपको। गांव में पहले टूथपेस्ट नहीं थी, तब नीम की कोई डाली थी, उसको काट के मुंह में रख देते सुबह सुबह, वो भी कड़वा होता है। उससे क्या होता है कि जो भी अम्ल है वो क्या हो जाएगा? उदासीन। ओके, चलो आगे। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कहीं ना कहीं देखो ये पशु एवं पौधा, आपको पता है कि भाई कुत्ते ने काट लिया तो फिर प्रॉब्लम हो गई। कई पौधे भी ऐसे हैं वो भी काट ले तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। मधुमक्खी है, ये सभी, ठीक है। तो देखो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जब वो काटता है तब अम्ल छोड़ के जाता है और उसके कारण क्या होता है? दर्द होता है, जलन होता है।
तो आप अगर डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग करो तो आपको वो आराम मिलेगा। ठीक है। और नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं और उसके कारण जलन वाले दर्द का क्या होता है अनुभव। देखो, नेटल एक पौधा है, ठीक है, आप उससे भी टच करोगे तो वो भी मिथेनोइक अम्ल छोड़ता है। याद रखना, चींटी और नेटल ये दोनों के डंक मारने पर वो दोनों मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। ठीक है। और ये जो कुछ प्राकृतिक अम्ल आपको दिए गए हैं तो वो प्राकृतिक अम्ल आपको कहीं ना कहीं 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको ये याद भी रखना पड़ेगा। देखो, सिरका तो उसमें होगा एसिटिक अम्ल, संतरा तो सिट्रिक अम्ल, इमली है तो टार्टरिक अम्ल होगा, टमाटर जो हम खाते हैं उसमें ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध या तो दही उसमें लैक्टिक अम्ल, नींबू तो साइट्रिक अम्ल, चींटी और नेटल जो अभी जस्ट मैंने अभी कहा वो दोनों में कौन से अम्ल होंगे, मेथेनोइक अम्ल। ओके, ये सभी प्राकृतिक अम्ल है और आपको MCQ या तो 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। इस वीडियो में जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं वो सभी IMP है। ये जो pH का महत्व है वो मोस्ट IMP है, इसलिए आप जो मेन टॉपिक है वो लिखते जाओ, याद करते जाओ। ये जो प्राकृतिक अम्ल है उसमें कौन सा अम्ल है किस चीज़ में वो भी आपको याद रखना है, वो भी IMP है। ठीक है, ओके, थैंक यू।